3 दिन से मैं इसको चला रहा हूँ हिमालयन को, और लगभग 550 किलोमीटर मैंने चला दिया है। 546.9 किलोमीटर इन द ऑर्डर यू कैन सी। और मुझे कुछ आइडिया आ गया है कि कैसी है बाइक, किसको लेना चाहिए और किस टाइप का इसका परफॉर्मेंस है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं इंजन से। इंजन इसका सरप्राइजिंगली इजी टू ड्राइव है। एक हाई कंप्रेशन इंजन 11.5:1 कंप्रेशन रेशियो के साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इजी टू ड्राइव होगी। लो एंड टॉर्क ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम होती है जब आप फर्स्ट गियर में रहते हैं। फर्स्ट गियर में इसको चलाना थोड़ा सा टफ है, बहुत जर्की फील होती है। सेकेंड में अच्छा है, थर्ड में इवन 2500 आरपीएम से इजीली पुल कर लेती है। और अगर घाटी में चला रहे हैं आप, थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 नंबर में 3000 आरपीएम पे डाल के, फोर्थ गियर में डाल के 4000 आरपीएम पे इजीली चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं। इसमें लो एंड टॉर्क का फील होता है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप रहते हैं और प्लेन के साथ रहते हैं, लोडेड रहती है बाइक। उस टाइम में प्रॉब्लम लो एंड का नहीं है, प्रॉब्लम जर्कीनेस का है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं, ये जैसे क्लच पकड़ते हैं पूरा डाउन हो जाती है। जैसे ही क्लच इंगेज करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा टॉर्क का प्रॉब्लम फील होता है। लेकिन ये कोई ड्रिल ब्रेकिंग नहीं है, ये इसको इग्नोर किया जा सकता है। एक हाई कंप्रेशन इंजन, हाई रेविंग इंजन, इतना तो मतलब एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात करते हैं इसके हाई आरपीएम्स के बारे में। कैसा पुल है, कहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग पुल अप मिलता है, कितना तक पुल करती है, गियरिंग कैसा है, उस सब का बात करेंगे। पुल बहुत अच्छा है। जैसे ही 2800 2700 क्रॉस करती है वो पुल आपको मिलता है। अच्छा खासा पुल रहती है गाड़ी। 5000 आरपीएम पे बहुत अच्छा पुल करती है। ऐसा नहीं लगता है कि बॉटम आउट हो रहा है इंजन। खींचता है पूरा 6000 एंड 6500 पे। थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे फील हुआ 6500 के ऊपर जब जा रहे हैं। तो बात करेंगे वाइब्रेशन का, तो 2700 से लेके पूरा 6000 7000 तक बहुत अच्छा पुल करती है। ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्वीट स्पॉट का बात करें तो वो है 3000 to 6000। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल है। मिड रेंज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप भी अच्छा है। बिलो 2000 थोड़ा सा स्लगिश फील होती है। एज यूजुअल कोई भी हाई कंप्रेसर इंजन, हाई रेविंग इंजन ऐसा ही फील होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियरिंग की बात करें तो फर्स्ट गियर बहुत शॉर्ट है, इवन सेकंड भी मुझे शॉर्ट लगा। इतना लॉन्ग नहीं, मुझे लगता था कि मुझे लगा कि थोड़ा सा सेकेंड गियर को और लॉन्ग किया जा सकता था। बहुत जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है सेकेंड में। तो बात कर रहे थे हम वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है इस इंजन का। मैंने इसके पहले बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वाइब्रेशन है।
और मुझे जो लगता है जो रिव्यूज़ जो हैं बहुत सारे लोगों का वो पुराने 2024 मॉडल का है, और उसमें हमको भी लगता था कि ज़्यादा वाइब्रेशन है इसके कंपेयर में। और मुझे लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड ने थोड़ा बहुत काम किया है इसके इंजन पे, इसके फ्यूलिंग पे, और ये अभी ज़्यादा मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिव लगती है पुराने वाले के कंपेरिजन में। तो वाइब्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कि 4,500 से लेकर 5,000 के बीच में वाइब्रेशन है, मुझे कहीं नहीं फील हुआ उसके बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि बटन स्मूथ है, हल्का वाइब्रेशन आपको आएगा लेफ़्ट फुट पे, राइट फुट पे उतना नहीं है, लेफ़्ट पे हल्का आता है, लेकिन वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको नोटिस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो बोदर करेगा या नमनेस देगा, ऐसा नहीं है। मैं इस पर पैडिंग के साथ ड्राइव कर रहा हूँ। उसके पैडिंग मैंने निकाला नहीं है फुट पैक का, तो पैडिंग के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसका हमको नहीं पता है। विथ पैडिंग में ड्राइव कर रहा हूँ और वाइब्रेशन का कुछ इशू नहीं है। हमको जो लगा वाइब्रेशन हमको फील हुआ हल्का सा 6,400 6,500 के ऊपर जाने के बाद, वहाँ पे थोड़ा सा गज इसमें टैंक पे आ रहा है, थोड़ा सा फील हो रहा है लेफ्ट फुट पे, और हैंडल बार पे हमको कहीं नहीं फील हुआ। इवन हम 8,700 रेड लाइन तक चलाए, उसमें ज़्यादा फील हमको नहीं हो रहा है हैंडल बार पे। लेकिन हाँ, वो 6,500 के बाद फील होने लगता है टैंक पे, थोड़ा फुट पैक पे। लेकिन उसके नीचे बाइक बहुत स्मूथ है सिंगल सिलेंडर के कंपैरिजन में। मैंने KTM चलाई है, पुराने वाले इंजन, नया वाला मतलब नया वाला मैं ड्यूक चलाया हूँ, ये एडवेंचर नहीं चलाया हूँ। तो उसके कंपैरिजन में हमको ये इंजन स्मूथ लगा। वो हाई रेप्स पे वो ज़्यादा स्मूथ है इसके कंपैरिजन में। दूसरी बात कर लेते हैं हीटिंग है इसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओल्ड इंजन है, ठीक है। मतलब 450 सीसी का कोई भी सिंगल सिलेंडर आप लोगे 400 सीसी में तो बात कर रहे थे हीटिंग क्या। अभी तो पूरा रेनी सीजन है तो हीट का उतना आइडिया नहीं आया। लेकिन हाँ, जब आप ट्रैफिक में रहते हो और काफ़ी देर से अगर गाड़ी चला रहे हो तो ये इंजन इसका हीट अगर रहता है उस टाइम तो फ़ैन बहुत जल्दी किक इन होता है और वो हीट आपके पैरों पे आता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब कोई भी इंजन रहेगा तो हीट होगा ही, तो हीटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ी हीट होती है गर्मी में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और फील होगा। और मैं अभी ये सभी जैकेट्स वगैरह पहना हूँ तो हमको ज़्यादा उतना फील भी नहीं हो रहा है, लेकिन है हीटिंग है इसमें। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना हीटिंग चलता है। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग का। ब्रेक्स अच्छे हैं, पीछे वाला काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, बहुत रिस्पॉन्सिव है पीछे वाला। आगे वाला ब्रेक्स मुझे लगता है कि थोड़ी सी बाइट और हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि ख़राब है, प्रोग्रेसिव है ब्रेक्स, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, ज़्यादा पुश करना पड़ता है। तब ये जैसे कि मैंने देखिए यहाँ ये इनिशियल बाइट इंस्टॉल हो गई, इनिशियल बाइट इसकी मुझे थोड़ी कम लगी, थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी ताकि
स्टॉपिंग पावर और अच्छी हो सकती थी अगर इनिशियल बाइक थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहा तो। मेरे को रीज़न जो लगता है कि क्यों ऐसा बनाया है, इसके एक रीज़न ये हो सकता है कि दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो इसका डाइव थोड़ा ज़्यादा है, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंसन है तो डाइव थोड़ी करती है ब्रेक लेने के बाद, तो इसलिए मैं भी कि इनिशियल बाइट अगर बहुत शार्प देंगे तो हो सकता है कि डाइव और ज़्यादा जाए और आगे के टायर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो स्किड होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा चीज़ लगता है कि ये बाइक डुअल पर्पस है, एडवेंचर टूरर है, आप इसको ऑफ रोड में भी लेके जा सकते हैं, ऑफ रोड भी कर सकते हैं, सस्पेंशन फुल्ली कैपेबल है। बात करेंगे सस्पेंशन का आगे तो इस वजह से मुझे लगता है कि ब्रेकिंग थोड़ी सी सॉफ्ट दी गई है इसकी, थोड़ी सॉफ्ट ब्रेकिंग इसकी दी गई है, लेकिन ख़राब ब्रेक्स नहीं है। थोड़ा सा आप एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, बाकी ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन से, कैसे हैं इसके सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन बोथ फ्रंट एंड रियर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉगी है, ऐसा नहीं है, मतलब स्टिफ है और प्लांटेड रखता है बाइक को, स्टेबल रहती है बाइक। लो आरपीएम्स पे जैसे गड्ढे हैं उस पर अगर तेज़ भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, मतलब कंफर्ट देता है। और अगर आप हायर स्पीड पे हो, कॉर्नर पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टिफनेस देखने को मिलती है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में बहुत सॉगी हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया सस्पेंशन और बॉटम आउट हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बहुत कमाल का सस्पेंशन सेटअप है इसका, बहुत कम बाइक्स में आपको ये सेटअप देखने को मिलता है इस रेंज में, और इसके एक ऊपर वाले क्लास में भी आप चले जाओगे तो इस टाइप का सस्पेंशन सेटअप नहीं मिलता। बिना एडजस्टेबिलिटी के ये सस्पेंशन इतना अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना अच्छा सस्पेंशन है इसका, बहुत नेक्स्ट लेवल सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन कंफर्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे ये बाइक इसीलिए पसंद है, इसके तीन चीज़ बहुत कमाल के हैं, सस्पेंशन, इंजन और चेसी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी बाइक है विद ब्रेस, अगर देखें तो बड़ी बाइक है, काफ़ी बड़ी है, मतलब 400 सेगमेंट की अगर बात करें तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी है। और उसमें इस टाइप का कंट्रोल मतलब बहुत आपको लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी व्हील बेस की गाड़ी है और आपको प्रॉब्लम हो रही है कॉर्नर करने में, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं इस स्पीड पे और कहीं और ही जा रही है, या आउट ऑफ ट्रैक जा रही है। आप इतने स्पीड में हो, अगर अच्छे से आप कंट्रोल करना जानते हैं गाड़ी को तो आप जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे। चेसिस की बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी व्हील बेस होने के बाद भी इसको मैनूवर करना, इसको कॉर्नर में लेके जाना आपको कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा नहीं लगता है कि बाइक आपके साथ मिसबिहेव कर रही है अगर स्पीड आपका ज़्यादा रहे तो। अगर आप स्किल्ड हो तो आप इसको बहुत अच्छे से कॉर्नर्स में चला सकते हैं। देखो यहाँ कॉर्नर है, आपको खींचने आना है, बहुत ईजिली जाती है।
अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड। ये इसकी डैशबोर्ड की बात करें तो ये अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है इसका कि इसमें जितने फंक्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही स्मूथ नहीं काम करते हैं। इसमें जो फंक्शन दिया गया है जो नेविगेशन के लिए वो हर टाइम काम नहीं करता है, तो थोड़ा सा आपको कभी कभी प्रॉब्लम देने लगता है, खासकर जब आप एंड्रॉयड से यूज़ कर रहे हो इसको, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। iOS में बहुत हद तक ये कनेक्ट हो जाता है ईज़िली। मैं अभी iOS यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर मैंने टर्न बाई टर्न लगा के रखा है क्योंकि एक ही रोड है ये, और आफ्टर 27 किलोमीटर आई हैव टू टेक लेफ़्ट। तो और मुझे ये रूट पता भी है, इसलिए मैंने फुल मैप नहीं लगाया। बहुत बैटरी ड्रेन करता है वो, और स्क्रीन ऑन रखना पड़ता है, तो मैंने अभी के लिए इसको टर्न बाई टर्न पे लगा के रखा है। और बात करें तो कितना यूज़फुल है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल है ये। अभी मैं पूरा 2-3 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ और पूरा फुल रेन में ड्राइव कर रहा हूँ। मतलब कि कम से कम 300 किलोमीटर में रेन में ड्राइव किया हूँ पिछले 2 दिन में, तो इतना रेन था। और रेन में आप अपना फ़ोन, एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं चाहोगे कि बाहर इधर लगा कर रखें, वो थोड़ा रिस्की है, ख़राब हो जाएगा, पानी जाएगा या फिर गिरने का भी प्रॉब्लम है। तो इसमें डाल दो मैप, फ़ोन अपना कहीं जेब में रख लो, बैग में रख लो, और स्क्रीन ऑन रखो, ब्राइटनेस कम कर दो, वॉल्यूम कम कर दो, और उसको बैग में रख लो, वो सेफ़ रहेगा। और इसमें वो काम अच्छे से करता है। थोड़ा सा लैगी फील होता है, चीज़ें थोड़ी लेट अपडेट होती है, लेकिन जो ये टर्न बाई टर्न का सिंबल आता है वो काफ़ी एक्यूरेट है। और अगर दोनों का आप यूज़ करें, मैप और ये टर्न बाई टर्न, ये दोनों दिखाता है उधर। मैं दिखाऊंगा बाद में आपको कैसा दिखता है। तो अगर दोनों का यूज़ करेंगे तो वो दोनों का यूज़ करेंगे तो बहुत इजी है इसके थ्रू नेविगेट करना, मेरे हिसाब से ठीक है। दूसरा बात करते हैं हाँ रीडेबिलिटी के बारे में स्क्रीन की, तो ये काफ़ी हद तक ब्राइट है और आपको कोई इशू नहीं आएगा इसको रीड करने में। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बिल्कुल सामने ऐसे लगाया हुआ है, तो आपको देखने के लिए विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। आप सामने चला रहे हो, थोड़ा सा अपनी आंखों को नीचे किया और आपको इजीली दिख जाएगा ये। तो ये एक मतलब पोजीशन इसको बहुत अच्छा किया गया है। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी है, डे लाइट में भी इजीली विजिबल होता है, और चीज़ें जो दी गई हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन दी गई हैं, जिससे कि आपको रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं दिए गए हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्निंग एबीएस। तो मुझे नहीं लगता कि टू बी फ्रैंक, अगर कितने लोग हैं जो क्रूज़ कंट्रोल इंडिया में यूज़ कर लेते हैं, मुझे तो बहुत ही कम ही आंकड़ा लगता है। मतलब मुझे एक गिमिक के अलावा और कुछ नहीं लगता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस पावर की बाइक के लिए मुझे नहीं लगता कि हमको ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए इस बाइक के लिए। 40 यस, आई डोंट थिंक वी नीड द ट्रैक्शन कंट्रोल फॉर दिस। है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ऐसा कहीं मैं अभी तक इतना चला चुका हूँ
मुझे कहीं ये नहीं लगा कि व्हील स्पिन हो रहा है या ट्रैक्शन की मुझे ज़रूरत है। और मैं फुल वेट में ड्राइव किया हूँ, ऑफ रोड में ड्राइव किया हूँ, तो मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए। कॉर्नरिंग एबीएस होता तो वो एक हमको लग रहा है कि चीज़ है जो सेफ्टी को इन्हांस करेगा। इसके काफ़ी भारी गाड़ी है, वेट इसका ज़्यादा है, वेट की बात भी करेंगे। तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नरिंग एबीएस रहता तो वो थोड़ा मुझे और कॉन्फिडेंस देता है कॉर्नर्स में ब्रेक लेने पे या वेट सिचुएशन में ब्रेक्स लेने पे। अब बात करते हैं इसके टायर्स। व्हील साइज़ 1917 है इसका, और इतने बड़े व्हील साइज़ के बाद भी जैसे कॉर्नर्स में जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस आपको देती है, आपको लगता नहीं है कि आप 21 इंच की बाइक ड्राइव कर रहे हैं। इसका आगे का व्हील 21 है और पीछे का 70, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा व्हील आप ड्राइव कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जाती है कॉर्नर में, और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। पहले 1 या 2 दिन आपको आउट लगेगा, क्योंकि इसका थोड़ा साइज़ बैठने के बाद फील होता है कि बड़ा है, तो वो एक हो सकता है। बाकी 1-2 दिन में 2 दिन 3 दिन आप ड्राइव करेंगे, आप इसको अडेप्ट कर लेंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। वेट का बात करेंगे, टायर्स का बात कर रहे हैं, तो टायर्स मुझे अच्छे लगे। मतलब ऑफ रोडिंग तो मैंने नहीं की है बहुत। कल एक पैच पे गया था, वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप था और बड़े बड़े उस पर रॉक्स से, तो वहाँ स्किड कर रही थी, तो वो उसके लिए प्योर ऑफ रोड टायर चाहिए। ये डुअल पर्पस टायर हैं, ये हल्का अगर ऑफ रोड करनी है तो उसके लिए ठीक है। आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग जाना है तो ये टायर्स रिकमेंडेड नहीं है। ग्रिप की बात करें तो ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। हाँ, तो बात करते हैं इसका वेट का। वेट इसका 196 kg है, अराउंड 200 kg। और ये फील होता है आपको जब आप इसको पार्किंग में इंजन ऑफ मैनूवर करने की कोशिश करते हैं या साइड स्टेंसेस को हटाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ जगह है जहाँ पे ये वेट आपको फील होगा। ये इसके डिसएडवांटेज है। तो थोड़ी सी टॉप हैवी है, लेकिन जो इसका टॉप हैवी का नेचर है उसका एडवांटेज मिलता है हमको हाईवे पे। ये रॉक सॉलिड रहती है, हिलती तक नहीं है। 120 चला है, 130, 140 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिलती तक नहीं है, रॉक सॉलिड रहती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इसका विंड प्रोटेक्शन इसका उतना ही है कि आप 100 के नीचे चले, 80 चले, 90 मैक्सिमम, उसके ऊपर जाने के बाद आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ये साइड से इसके जो विंडशील्ड है इधर बहुत कम स्पेस कवर करते हैं। इसके वजह से साइड से एयर्स आते हैं, इधर से तो आते ही हैं, लेकिन इस साइड से आते हैं जो कि आपके शोल्डर्स पे लगते हैं और ड्रैग क्रिएट करते हैं। तो ये विंड प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली और अच्छा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जिस कैपेबिलिटी की बाइक है, जो स्पीड ये अटेन करती है, उसकी बात करें तो उसके लिए बेटर विंडशील्ड देना चाहिए कंपनी को। और इसके जो टूरिंग विंडशील्ड है वो भी मुझे उतनी कारगर नहीं लगती है। मैंने एक और बाइक में चला के देखा है, वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, वो बस थोड़ी सी ऊंची है, विड्थ सेम है, तो कोई सेंस नहीं बनता उस पर जाने का। उससे अच्छा यही है। तो विंड प्रोटेक्शन इसको मिला, अच्छा विंड प्रोटेक्शन चाहिए इसके लिए। दूसरी बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। तो मैंने गरीला चलाया है और वो उसका जो
इग्निशन टाइमिंग है, जो मैपिंग है उसका, जिस तरह की ट्यूनिंग है उसकी, वो काफ़ी अलग है इससे, और इसलिए इसका माइलेज भी उससे काफ़ी बेटर है। वो बहुत ज़्यादा आपको पंची फील होगी, बहुत ज़्यादा पेपियर लगेगा उसका इंजन आपको, लेकिन सेम इंजन है, ट्यूनिंग अलग है, फ्यूलिंग अलग है, इसके वजह से उसका कैरेक्टर अलग हो जाता है। थोड़ा सा पंची, थोड़ा सा रोस्टर टाइप का उसका इंजन बना के दिया है, ट्यूनिंग दिया है, और उस वजह से उसमें रिस्पॉन्स इससे काफ़ी बेटर है, उसका परफॉर्मेंस इससे आपको बेटर लगेगा। हालांकि दोनों इंजन सेम है, लेकिन फिर भी उसका परफॉर्मेंस आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और वो है भी अग्रेसिव। लेकिन अगर बात करें इस किस पर्सन के लिए बनी है, ये टूरिंग के लिए बनी है, इसका पर्पस ही है टूरिंग, और उस हिसाब से टूरिंग है, ऑफ रोडिंग है, उस हिसाब से इसकी फीलिंग बहुत ही सुपर्ब है। और इसकी जो फीलिंग जो हल्का लीनियर रखने की कोशिश की गई है, उसके वजह से आप इसको कितना भी खींच के चलाओ, कितना भी रफ यूज़ करो, आपको माइलेज में ज़्यादा का फ़र्क नहीं दिखता है। मैंने इसको काफ़ी अग्रेसिव चलाया है पिछले 2-3 दिन में, और फिर भी मुझे माइलेज अराउंड 28-29 मिल गया है। हाईवे पे भी बहुत सारा टाइम चलाया है, सिटी में भी चलाया है, तो ओवरऑल मुझे 28-29 का माइलेज मिल गया। इसका फ्यूल कैपेसिटी है टोटल 17 लीटर, और एक बार फुल कर दो तो 300 किलोमीटर तक आपको सोचना नहीं है, चला सकते हैं। अगर आप अच्छे से चलाते हैं, थोड़ा बिना खींचे चलाते हैं, ज़्यादा रस नहीं चलाते हैं, इसको ज़्यादा रफ़ नहीं चलाते हैं, तो ये आपको एटलीस्ट 350 का रेंज निकाल के दे देगी। उससे कम का रेंज नहीं, उससे ज़्यादा का ही रेंज देगी। बात करते हैं इसका सीट कंफर्ट। तो सीट इसका लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ये सीट में ट्रबल बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दबाने को बहुत दबता है, जिसके वजह से कि इसमें जब लॉन्ग टूर आदमी करता है तो ये सीट के अंदर हल्का सिंक हो जाता है, जिसके वजह से आपको शोर फील होगा और उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो सीट डेफिनेटली और इसकी थोड़ी स्टिफ किया जा सकता है, थोड़ा हार्ड सीट बनाया जा सकता था, जो कि लॉन्ग राइड के लिए बेटर होती। ये 200 किलोमीटर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे स्पेशली 200 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 180-200 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आपको शोर फील होगा, हो सकता है लेफ़्ट या राइट साइड में। मुझे स्पेशली राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सीट डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए इसका। टूरिंग सीट देता है रॉयल एनफील्ड, लेकिन इतना प्रीमियम पे करने के बाद भी आपको टूरिंग सीट एक अलग से देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए, जिसको सॉफ्ट सीट चाहिए वो ये नॉर्मल वाली सीट ले सकता है, और जिसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी स्टिफ सीट चाहिए वो उसको ले सकता है। ऐसा ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि इतना प्रीमियम पे करने के बाद एडिशनल पे करो सीट के लिए, मिरर्स के लिए। मिरर्स की बात भी कर लेते हैं, तो सीट डेफिनेटली थोड़ी सी मुझे लगी कि इस पर बढ़िया सीट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। मिरर की बात कर लेते हैं, तो मिरर मेरे हिसाब से
व्यूज़ तो अच्छे देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लूज़ हो जाते हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा नीचे की तरफ होकर रखा है, तो इनको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी बनाने की ज़रूरत है कंपनी को। ये विजिबिलिटी तो अच्छी देती है और रात में ग्लेयर्स भी इस पे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, पीछे से लाइट पड़ती है तो एक मुझे अच्छा लगा। मिरर्स अच्छे हैं, नो डाउट मिरर्स अच्छे हैं। इसके अलाइनमेंट में इशू है, जब ये हाई आरपीएम पे जाते हैं तो ये लूज़ हो जाते हैं, लूज़ होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, और आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको वो फिक्स किया जा सकता है, लेकिन इसको कंपनी से बेटर फिटमेंट होके आना चाहिए। ऐसे लूज़ नहीं होने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो मिरर्स बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे को लगता है कि इसको और बेटर होना चाहिए। बात कर लेते हैं हेडलाइट। जो इस बाइक की मुझको सबसे वीकेस्ट चीज़ लगी वो है इसका हेडलाइट। कोई और चीज़ बाद में बात करेंगे, पहले इसके हेडलाइट की बात करते हैं। ये बिल्कुल यूज़लेस है। पहला चीज़ कि इसमें पावर भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़, ये राइट फोकस नहीं किया हुआ है, ये पॉइंटेड है, वो बहुत ऊपर इसका हाई बीम तो इसका ये पेड़ के ऊपर भी जाएगा, पूरा वो ट्रक वाले के भी ऊपर चला जाएगा इसका हाई बीम, इतना ऊपर है। और लो बीम का पावर इतना पावरफुल नहीं है कि रोड पे आपको कुछ भी दिखे, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा रोड पे। मैं जाते वक्त सेम ये वाइल्ड लाइफ वाला रास्ता लेकर गया था, और रात में क्रॉस किया था मैंने, और वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे उसमें ड्राइव करने में। मुझे बहुत मुश्किल से वो जो रोड के साइड में लाइट लगे हैं उसके बिहाफ में मैं जा रहा था। वो छोटे छोटे रिफ्लेक्टर्स जो रहते हैं उसके बिहाफ में मैं ड्राइव करके जा रहा था। लाइट बिल्कुल ही वाहियात है। मुझे लगता है कि अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू गेट द ऑक्सिलरी लाइट्स ऑफ दिस वन। लाइट बिल्कुल ख़राब है, और मुझे नहीं पता कि कैसे रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक पे वो लाइट दे दिया। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये बाइक बनी है टूरिंग के पर्पज़ से, तो ऑब्वियसली लोग नाइट में ड्राइव करेंगे इसको, और ये लाइट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता इस बाइक पे। इस पे बेटर बाइक लाइट चाहिए। तो एक अपडेट ज़रूर इस पे देना चाहिए रॉयल एनफील्ड को, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है इस पर। तो डिज़ाइन किया है, बनाया है, बहुत कमाल की बाइक है, और सस्पेंशन, चेसी और इंजन, ये तीन चीज़ नेक्स्ट लेवल है इस बाइक पे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।